हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। तो आज हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य की स्थापना एंड मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक। ठीक है, इसके बारे में जो एमसीक्यू आ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आ सकते हैं और जो आए भी हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये आपके झारखंड के सहायक आचार्य एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कथन और धारणा को ध्यान से पढ़े, मतलब असर्शन रीजन पर आधारित ये प्रश्न है। तो कथन हमारे पास क्या दिया गया है, अशोका ने अपने संदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए अंकित किया कि धम्म और अहिंसा की उनकी नीतियों का उनके उच्च अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा। ठीक है, अशोका ने जो अपने संदेश थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कथन में हमें ये बोला गया है कि अशोका ने जो संदेश दिए थे उन्होंने इसलिए सुदर्शित किए कि जो उन्होंने धर्म की नीति पर अपनाई थी, जो धर्म अपनाया था और जो अहिंसा की नीतियां अपनाई थी, उनके जो आने वाले उत्तराधिकारी होंगे वो उनका पालन करेंगे। कारण हमें ये बताया है कि अशोका ने जो अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखी थी या जो शिलालेख थे उसके पीछे प्राथमिक उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने साम्राज्य की उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करना था। बट ऐसा चलिए तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो हमारे पास है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ग हमारे पास है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और घ हमारे पास है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो ऑप्शंस हमने पहले देखा कि ए तो सही है। ठीक है, अशोका ने जो धम्म और अहिंसा की नीति अपनाई थी तो उससे उनका क्या मोटिव था कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसका पालन करें। और बट जो कारण हमें दिया गया है उसका ये कहना है कि उन्होंने इस जो इंस्क्रिप्शन लिखी इसी करके लिखी है कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जनरेशन है वो उनकी उपलब्धियों को याद रखे कि उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की। तो कारण इसका गलत हो जाएगा, मतलब कि आर असत्य हो जाएगा। ठीक है, आर सत्य हो जाएगा और ए सत्य हो जाएगा, तो ग इसका आंसर होगा। ओके, तो अशोका ने जो धम्मा की नीतियां अपनाई थी ये उसने कलिंगा वॉर के बाद में अपनाई थी। जब उसने कलिंगा की वॉर की, कलिंगा कहाँ पर स्थित था उस टाइम पर, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कोस्ट है ना, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था, कलिंगा स्थित था। ठीक है, तो कलिंगा स्थित था। और जो अशोका है उसने कलिंगा की वार की, वॉर के बाद उसने ये देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और ब्लड शेड हो चुका है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी। तो इस कारण से उसका जो हृदय वो परिवर्तित हो गया और उसने धम्म की नीतियों पर चलना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने जो बुद्धिस्ट धर्म है उसको अपना लिया। धम्म की एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, धम्म के 4 की एस्पेक्ट्स है, जैसे कि धम्म के 4 की एस्पेक्ट, जैसे कि द 4 नोबल ट्रूथ, द 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, द 4 नोबल ट्रूथ, द 8 फोल्ड पाथ एंड कर्म एंड रीबर्थ, द 5 पर्सपेक्ट्स, द 5 पर्सपेक्ट, कर्म एंड रीबर्थ एंड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ये धम्म के 5 की एस्पेक्ट्स है। ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बताया गया है, 8 फोल्ड पाथ्स के बारे में, हमें कौन से पाथ को चुनना चाहिए अगर हमें अपनी लाइफ चलानी है, तो 8 फोल्ड पाथ कौन से होने चाहिए। 5 प्रोस्पेक्ट्स, एथिकल गाइडलाइंस दी गई है कि एथिकल कौन कौन सी एथिकल गाइडलाइंस, कर्म कर्म के बारे में बताया और रीबर्थ के बारे में, कैसे हमारा कर्म हमारा रीबर्थ को निर्धारित करता है, और माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को दर्शाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपूर्व बैल या मूर्तिकला मूल रूप से कहाँ पाया गया था। ऑप्शंस, मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र, बिहार या कलिंगा। आंसर इसका हो जाएगा बिहार। और ये जो रामपूर्व बैल है ये राष्ट्रपति भवन में, ठीक है,
राष्ट्रपति भवन में वहां पर ये रखी गई है। और ये पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है। मौर्य पिलर फाउंड इन रामपुर को बिहार। मौर्य पिलर भी कहां पर? रामपुर में पाया गया था। रामपुर बिहार में पाया गया। ठीक है। और ये जो बैल का स्कल्पचर है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्शियन एलिमेंट्स। मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्शियन एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोका के अनुसार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए कथनों की जांच करें। कथन ए हमारे पास है, कलिंगा युद्ध के दौरान हुई पीड़ा और अहिंसा को देखने के बाद अशोका ने कोई और युद्ध ना करने का फैसला किया। कथन बी हमारे पास है, अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रसार के अपने प्रयासों के तहत अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा, जो उनकी धम्म नीति से अलग था। ठीक है। और अशोका की मुख्य चिंताओं में से एक उनके साम्राज्य के भीतर धर्मों की विविधता से उत्पन्न संघर्ष था। उनकी जो मुख्य चिंताएं थी, इसमें से एक कौन था? उनके जो साम्राज्य है उनमें धर्मों की जो विविधता बढ़ रही थी वो था, और जिसे उन्होंने अपने धम्म के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया। ऑप्शंस है, केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, सभी कथन ए बी सी सही है, या फिर ए और सी। आंसर इसका हो जाएगा सभी सही है। ठीक है। तो हमने देखा था कि कलिंगा की वॉर के बाद जो अशोका है उन्होंने धम्म को अपना लिया था और उन्होंने कोई भी युद्ध ना करने का फैसला लिया। एंड उसके बाद उन्होंने अपने बेटे और बेटी को क्या, श्रीलंका भेजा, ताकि वो बुद्ध धर्म का प्रसार कर सके। ठीक है। तो कलिंगा वॉर के बारे में देख लेते हैं। कलिंगा वॉर किनके बीच में हुई थी? अशोका के बीच और कलिंगा किंगडम के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 261 बीसी में हुई थी। इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है। 1 लाख पीपल मारा गए थे, 1 लाख लोग मारा गए थे, और करीबन 1.5 लाख के अराउंड लोग थे जो जख्मी घायल हुए थे। ठीक है। इसको देखकर, ये सारे ब्लड शेड को देखकर अशोका का ये जो मन है मतलब डिप्रेस्ड हो गया था, और इन्होंने आगे वॉर करने का फैसला किया कि आगे वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंगा को और क्या बोला जाता है? उत्कल। ठीक है। जैसे उड़ीसा और आंध्र की कोस्ट है उसको उत्कल कोस्ट भी बोला जाता है, वैसे कलिंगा को उत्कल भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। ऑप्शंस, कथन ए, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र शासन द्वारा प्रजा के कल्याण पर प्राथमिक ध्यान देने की वकालत करता है। जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र रचित थी, अर्थशास्त्र नाम की जो बुक बनाई थी, इसका मेन मोटिव क्या था? इन्होंने बोला है कि इनका जो प्राथमिक ध्यान था, जो प्रजा का कल्याण करना, वेलफेयर ऑफ प्रजा। ठीक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रशासनिक प्रणाली, इस उद्देश्य को, ठीक है, प्रजा का कल्याण करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए प्रजा का, उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली अपनाई थी। सेकंड कथन हमारे पास है, अर्थशास्त्र के अनुसार जासूसी को शासन का, जासूसी, जो पहले के राजा जासूसी करते थे ना, कि अपनी प्रजा के बारे में जानने के लिए, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने जासूसी की नीति अपनाई थी, कला का महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। ठीक है। उनका जो जासूसी है वो शासन कला का उनका महत्वपूर्ण पहलू नहीं था, और इसे काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता था। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस है, ए और बी दोनों सत्य है, ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा, पहले कथन देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो ये तो सही है कि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का प्राथमिक ध्यान कहाँ पर था? लोगों की, उनकी जो प्रजा है उसका कल्याण करना, प्रजा का कल्याण करना उनका प्राथमिक ध्यान था। इसके लिए उन्होंने विस्तृत प्रशासनिक प्रणाली भी अपनाई थी, ये भी सही है। और
ये ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अभी कथन देखते हैं बी। तो इसमें बोला गया कि जासूसी को उन्होंने नहीं अपनाया, अपनी शासन कला में उन्होंने जासूसी को नहीं अपनाया, तो ये बिल्कुल गलत है। जासूसी को अपनाया, इसी कारण से वो अपनी प्रजा की पीड़ाओं को देख सकते कि क्या उनको आर्थिक संकट फेस करने पड़ रहे हैं या कोई और संकट जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ देखा गया था। तो कथन बी गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए सत्य है बट बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया अंतिम मौर्य शासक कौन था। ऑप्शंस है देववर्मन, बिंदुसार, बृहदर्थ या फिर दशरथ। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बृहदर्थ। पुष्यमित्र शुंग था, मौर्य एम्पायर जैसे मौर्य डायनेस्टी थी, उसके बाद में शुंग डायनेस्टी आई थी। शुंग डायनेस्टी आई थी, तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के सन कौन थे, बिंदुसार थे, और बिंदुसार के सन कौन थे, अशोका थे। अशोका, इसमें जब मौर्य एम्पायर है इसमें मेन फोकस कौन थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर है और एक अशोका। अशोका के टाइम पर मौर्य साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था, ठीक है। और अभी पुष्यमित्र शुंग देखते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या बृहदर्थ को हराया, और जो पुष्यमित्र शुंग थे ये मौर्य आर्मी के जर्नल थे, ठीक है, मौर्य आर्मी के जर्नल थे, और इन्होंने बृहदर्थ को मार दिया और अब खुद उसका शासन करने लगा, ठीक है, शुंग डायनेस्टी को स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोका ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें इस प्रकार जाना जाता है। धार्मिक अधिकारियों जैसे कि रिलीजियस ऑफिशियल्स। अशोका ने रिलीजियस ऑफिशियल्स की नियुक्ति की, धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसे क्या बोला जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, धम्म महात्मा, धम्माधिराज, धम्माधिकारी या धम्माध्यक्ष। आंसर इसका हो जाएगा धम्म महात्मा। और इनका मेन काम कौन से थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी थी, बुद्धिज्म को प्रोपेगेट या स्प्रेड करना, बुद्धिज्म को स्प्रेड करना, लोगों का वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ पीपल्स, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, और सोशल हार्मनी एंड टॉलरेंस को प्रमोट करना। सोशल हार्मनी एंड टॉलरेंस इसको प्रमोट करना, ठीक है। तो ये धार्मिक जो ऑफिशियल्स, धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था। ऑप्शंस, प्लासी का युद्ध, कलिंगा का युद्ध, कालीकट का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। आंसर इसका हो जाएगा कलिंगा का युद्ध। तो कलिंगा का युद्ध हमने पीछे भी देखा, तो अभी भी थोड़ा सा देख लेते। तो कलिंगा का युद्ध कब हुआ था, 261 बीसीई में हुआ था। आंसर इसका कलिंगा का युद्ध है, क्योंकि कलिंगा के युद्ध के बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लोगों की मृत्यु हो गई थी और ज्यादा ब्लड शेड हुआ था। इसके बाद में अशोका ने क्या किया, धम्म को अपना लिया, ठीक है। तो कलिंगा का युद्ध हुआ कब था, 261 में हुआ था। बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। लोकेशन कौन सी थी, कलिंगा, कलिंगा कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देवनाम प्रियदर्शिनी के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शंस है अशोका, मौर्य बिंदुसार, मौर्य चंद्रगुप्त, मौर्य महापद्मनंद। आंसर इसका हो जाएगा अशोका। अशोका को क्या है, देवनाम प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनके और भी नेम थे, ये इनकी इंस्क्रिप्शन से पता चला है। और इंस्क्रिप्शन जैसे कि पिलर इंस्क्रिप्शन जो जो भी इन्होंने लिखवाए थे, तो वहां से पता चला है कि इनको देवना प्रियम प्रदर्शनी भी बोला जाता है, ठीक है।
अशोका के बारे में हमने देखा भी है कि अशोका किसके थे, ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनके शासन काल में मौर्यन डायनास्टी का बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई है। ठीक है, चलिए। अशोका के समकालीन सीरिया के यूनानी राजा का उल्लेख उनके शिलालेखों में किया गया था। ऑप्शंस है, उन्होंने बोला है कि पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। अशोका ने इसके समकालीन समकालीन उसके कॉन्टेम्परेरी राजा थे सीरिया के। ठीक है, सीरिया सीरिया के कॉन्टेम्परेरी राजा थे, यूनानी राजा थे। उनके उल्लेख शिलालेखों में, अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस है वहां पर उनके उल्लेख किए गए हैं। उनका नाम बताना है। एंटीगोन्स, ऑप्शंस, एंटीगोन्स, टोलेमी द्वितीय, एंटीओकस द्वितीय थियोस, या फिर अलेक्जेंडर। आंसर इसका हो जाएगा एंटीओकस द्वितीय थियोस। ये थे यूनानी राजा के कॉन्टेम्पररी ऑफ अशोका। ठीक है, यूनानी राजा थे, कॉन्टेम्पररी ऑफ अशोका थे। और इन्होंने एम्बेसडर भेजा था अशोका के पास फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए। और इनका किंगडम कौन सा था, हेलेनिस्टिक किंगडम था। ठीक है, जो स्ल्यूडिड एम्पायर था उसका थर्ड राजा था सिल्यूकस टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था, अग्रहारिका, युक्ता, प्रादेशिक, या राजू। आंसर इसका हो जाएगा अग्रहारिका। अग्रहारिका ये मौर्य अधिकारी, जैसे मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था। अग्रहारिका किसको बोलते हैं, अग्रहारिका जो ब्राह्मण्स होते हैं जिनको लैंड प्रोवाइड की जाती है, जिनको लैंड प्रोवाइड की जाती है और इनको टैक्स या फिर अदर जो स्टेट के ऑब्लिगेशंस होते हैं उनसे एग्जेम्प्ट, मतलब कि उनको नहीं देना होता, तो उनको अग्रहारिका, मतलब अग्रहारिका एक ब्राह्मण्स होते हैं और उनको लैंड दी जाती है और उनको टैक्स या फिर अदर ऑब्लिगेशंस नहीं भरने दी जाती। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अग्रहारिका। और युक्ता देख लेते हैं। युक्ता एक सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स है, मौर्य एम्पायर में एक सबऑर्डिनेट ऑफिशियल है। और ये क्या करता है, टैक्स को कलेक्ट करता है। युक्ता टैक्सेस को कलेक्ट करता है। प्रादेशिका ये डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करता है, डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करता है। एंड राजुका हाई रैंकिंग ऑफिशियल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के रूप में ये सर्व करता था मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, मिनिस्टर और काउंसिलर टू द किंग, ये कौन थे, मिनिस्टर और काउंसिलर टू द किंग, मिनिस्टर और काउंसिलर टू द किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोका के शिलालेखों का अध्ययन करने वाला पहला अंग्रेज कौन था, कौन सा अंग्रेज था जिन्होंने अशोका के शिलालेखों का अध्ययन किया। ठीक है, जिन्होंने अशोका के शिलालेखों को स्टडी की। ऑप्शंस है जॉन टॉवर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, या जेम्स प्रिंसेप। आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट इंग्लिशमैन था या पहला अंग्रेज था जिन्होंने अशोका के शिलालेखों का अध्ययन किया था। तो यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू।